Hello students. So last time as we did till here, that is receipt and payment account, income and expenditure and balance sheet fund based. तो लास्ट टाइम हमने यहाँ तक किया था. अब उससे हम आगे बढ़ते हैं विद द पार्ट 2. जो हमने किया था वो पार्ट 1 वीडियो था. अब हम जो बढ़ रहे हैं वो है पार्ट 2. चलो तो मैं थोड़े पेजेस ले लेता हूँ. यस, तो पार्ट 2 में अब हम आगे बढ़ रहे हैं. तो आज का जो टाइटल है उसमें हम लिखेंगे पहला नंबर 1. जैसे कि हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो क्या होता है. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो एक्चुअल में कैश बुक की तरह होता है. जो 11th स्टैंडर्ड में हमने कैश बुक सीखा था वैसा, जिसमें 2 कॉलमिनर बैंक अकाउंट, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, ऐसा आपने सीखा था ना. तो वही चीज़ यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो रही है. अब मैं जब भी रिसिप्ट एंड पेमेंट की बात करता हूँ तो आपको क्या समझने का कि मैं कैश बुक की बात कर रहा हूँ. ओके, तो देखो कैश बुक में आपके सामने टेम्पररी बनाता हूँ. कैश बुक में क्या होता था कि जब भी कैश आता था, इनकमिंग, तो हम डेबिट साइड लिखते थे. आउटगोइंग, जब भी कैश बाहर जाता था तो हम लिखते थे क्रेडिट साइड. अब यही चीज़ आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में करनी है. अब ये जो कैश अकाउंट है उसकी जगह हम क्या लिखते हैं ये चैप्टर में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, R&P अकाउंट लिखते हैं. ओके, इट इज़ जस्ट लाइक अ कैश बुक. तो देखते हैं, तो कैश बुक में हम क्या चीज़ें रिकॉर्ड करते थे. ओनली कैश ट्रांजेक्शन, करेक्ट. और कुछ लिखते थे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स लिखते थे? नहीं लिखते थे सर, ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स. दूसरा, इसमें अक्रूवल बेसिस होता था? नहीं सर, अक्रूवल बेसिस तो नहीं होता था. तो इसीलिए हम लिखेंगे नॉट एन अक्रूवल बेसिस. नॉट एन अक्रूवल बेसिस. तो अक्रूवल का मतलब क्या होता है. अक्रूवल का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड और ड्यू बट नॉट रिसीव्ड. इसका मतलब ये हो गया है कि आपके पेमेंट का टाइम हो गया है बट आपने पेमेंट किया नहीं है, या तो फिर आपके कलेक्शन का टाइम हुआ है लेकिन आपको पैसा रिसीव नहीं हुआ है. मतलब उसको हम बोलते हैं अक्रूवल बेसिस, जो हमने क्लास 11 में सीखा था. तो ये अक्रूवल बेसिस नहीं होता है, ध्यान से देखना. कैश बुक में अक्रूवल बेसिस नहीं होता है, इसीलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट में भी अक्रूवल बेसिस नहीं होता है. चलो आगे. अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं कि कैश बुक में कैपिटल, नेचर एंड रेवेन्यू नेचर की चीज़ें रिकॉर्ड होती है. अब आपका पहले क्वेश्चन होगा कि सर कैपिटल नेचर क्या होता है, सर रेवेन्यू नेचर क्या होता है, ये तो हम भूल गए. कोई बात नहीं, तो मैं याद दिला देता हूँ. कैपिटल नेचर अगर आपको बहुत ही कॉमनली याद रखना है तो उसको हम बोलेंगे बिग ट्रांजैक्शंस या बिग इन नेचर. रेवेन्यू नेचर को हम बोलेंगे वेरी स्मॉल या हम बोलेंगे स्मॉल इन नेचर. ये चीज़ याद रखने की, रेवेन्यू मीन्स स्मॉल और कैपिटल मीन्स बिग. ओके, तो ये आपको याद रखने की में आसानी होगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि कैश बुक में चाहे आपने बहुत बड़ी पेमेंट की हो तो भी उसमें रिकॉर्ड होगा, और या तो आपने बहुत छोटी सी पेमेंट की हो तो भी उसमें रिकॉर्ड होगा. तो कैपिटल नेचर मतलब बिग,
ट्रांजेक्शंस एंड रेवेन्यू नेचर मीन्स स्मॉल ट्रांजेक्शन। तो यहाँ हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट खत्म हुआ। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पॉइंट नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरा पॉइंट है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, वो है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप सेम मान लो, जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट को आपने मान लिया था कैश बुक, उसकी जगह आप रिसिप्ट एंड पेमेंट उसके जैसा ही है, जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सारे प्रॉफिट एंड लॉस लिखते थे कंपनी के रिलेटेड, ऑफिस रिलेटेड, है ना। तो यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसका नाम चेंज हो गया, बाकी सेम टू सेम नेचर। ओके, तो यहाँ पे कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। कैश और क्रेडिट दोनों चीजें रिकॉर्ड होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर, है ना। नेक्स्ट, यहाँ पे अक्रूवल बेसिस वाली चीजें रिकॉर्ड होगी, जो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में ये चीज़ नहीं थी। अक्रूवल बेसिस वाली चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड होगी। ओके, एक्रूअल का मतलब मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। ओके, यहाँ पे ओनली रेवेन्यू नेचर, ओनली रेवेन्यू नेचर, रेवेन्यू नेचर का मतलब होता है स्मॉल, जो ऑलरेडी मैंने समझा दिया है, छोटे मोटे खर्चे और इनकम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड होगा। बराबर, बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, जैसे आपने एसेट खरीदी तो बैलेंस शीट में चला जाएगा, तो बड़ी चीज़ें तो एसेट बन जाएगी। तो जो छोटे मोटे खर्चे और छोटी मोटी इनकम होती है वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं इसमें, है ना। तो ये हमारा हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो अब मैं आपको बताऊं कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है, हम अकाउंट बनाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यहाँ डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। तो हम 11th स्टैंडर्ड में क्या करते थे, हम 11th स्टैंडर्ड में सारे एक्सपेंसेस यहाँ लिखते थे डेबिट साइड, और सारी इनकम हम कहाँ लिखते थे, क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे वही चीज़ करनी है, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर और यहाँ पे हम लिखेंगे इनकम। ओके, बट यहाँ पे जो भी हम एक्सपेंडिचर मतलब हमने पे किया होगा, है ना, तो हम यहाँ पे सारे रेवेन्यू पेमेंट किए होंगे, रेवेन्यू पेमेंट यहाँ आएगी, और यहाँ पे सारी रेवेन्यू इनकम आएगी। रेवेन्यू मतलब क्या होता है, सारे रेवेन्यू पेमेंट हमने यहाँ लिखेंगे, सारे रेवेन्यू रिसिप्ट्स हम यहाँ लिखेंगे। रेवेन्यू का मतलब होता है स्मॉल पेमेंट, और यहाँ पे होता है स्मॉल इनकम, है ना। और दूसरी सारी चीज़ें भी होगी, जैसे कि अदर एक्सपेंडिचर या फिर अदर इनकम, वो भी चीज़ें यहाँ पे आ सकती है ना। तो अगर हम इसको और अच्छी तरह से करते हैं, ये जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, अगर डिफरेंस यहाँ पे आता है तो उसको हम बोलेंगे टू सरप्लस, और अगर डिफरेंस यहाँ पे आता है तो उसको हम बोलेंगे बाय डेफिसिट। डेफिसिट इसलिए क्योंकि हमारे खर्चे जो है वो इनकम से ज़्यादा है, और सरप्लस इसलिए कि हमारी इनकम जो है वो खर्चों से ज़्यादा है। तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो गया, है ना। चलो, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर समझ में आ गया होगा और रिसिप्ट एंड पेमेंट समझ में आ गया होगा। चलो, तो एक दूसरा पेज ले लेते हैं।
अब पहले कि ये चैप्टर में, इन दिस चैप्टर एनपीओ में, आप सर हमें एग्जाम्पल बताइए कौन सी चीज़ें आती है। तो पहले मैं लिखूंगा कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट्स मतलब बड़ी बड़ी इनकम। कैपिटल का मतलब रिसिप्ट मतलब क्या? बिग रिसिप्ट। जैसे आपको बड़ी बड़ी पेमेंट आती है, जैसे कि लाइफ मेंबरशिप फी, फिर आती है आपको कोई असेट बेच दिया, सेल ऑफ असेट, है ना। लीगेसी, लीगेसीज तब आएगी जब वो कैपिटल रिसिप्ट की होगी बड़ी बड़ी। लीगेसी का मतलब क्या होता है? जब कोई इंसान गुजर जाता है तो वो एक अपनी विल बनाता है। अब वो विल जो होती है वो एनपीओ को वो इंसान डोनेट कर देता है कि भाई ये आपका पैसा, ये कोई अनाथालय के लिए, स्कूल के लिए वो पैसा देके जाते हैं। और ये भी बहुत ही रेयर केस में होता है। सो इसी रेयर केस में है और बड़ी है, इसलिए इसको बिग माना जाता है। कोई भी चीज़ जब स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक मतलब क्या? यहाँ पे स्पेसिफिक मतलब होता है कंडीशन। कोई भी पैसा मिलता है लेकिन आपको कंडीशन के साथ आता है, चाहे वो डोनेशन हो, कुछ भी। तो डोनेशन के साथ आता है तो वो कैपिटल रिसिप्ट बन जाती है। स्पेसिफिक कुछ ऐसी चीज़ें आती है। ये हो गया कैपिटल रिसिप्ट। अब हम बात कर रहे हैं नंबर 2। पेज ले लेते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं पेज। यस, अब हम बात करते हैं नंबर 2, जिसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब आना, और रेवेन्यू मतलब स्मॉल, मतलब छोटे मोटे पैसे आना। ओके, सो छोटे मोटे कौन से पैसे आते हैं आपको? जैसे कि सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, हम बोल सकते हैं कि सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पस्ती बेच दी। फिर सब्सक्रिप्शंस, फिर रेंट रिसीव, ध्यान रखना रेंट रिसीव, जनरल डोनेशन या डोनेशन सिर्फ। ये कुछ चीज़ें होती है जो रेवेन्यू रिसिप्ट में आती है। फिर अकॉर्डिंग टू सम हम आगे बढ़ेंगे। यस, अब होता है नेक्स्ट पेज पे हम चलेंगे। नंबर 3, कैपिटल रिसिप्ट पढ़ ली, रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ ली। अब कैपिटल पेमेंट मतलब आपको दे मालूम है कि पैसा देना, लेकिन बड़ी बड़ी पेमेंट देना। बड़ी बड़ी पेमेंट बहुत ही कम होती है एनपीओ के लिए। जैसे कि हम बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ पेवेलियन भी आता है। फिर होता है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये कुछ चीज़ें होती है जो बड़े बड़े पेमेंट एनपीओ करती है, ऑर्गेनाइजेशन करती है। नंबर 4, कैपिटल पेमेंट हो गई, तब रेवेन्यू पेमेंट। रेवेन्यू पेमेंट्स क्या होती है? रेवेन्यू का मतलब स्मॉल, छोटी मोटी पेमेंट में क्या होता है? सैलरीज जो ऑफिस रिलेटेड होती है। सैलरीज को हम रेम्यूनरेशन भी बोल सकते हैं। रेंट आपने पे किया है, एनपीओ ने पे किया है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज,
फिर हॉनोरेरियम, ये एक यूनिक सा नाम है, पहली बार अगर आपने सुना हो। ऑनोरेरियम बोलते हैं इसको, HONORARIUM, एनोरेरियम बोलते हैं। एनोरेरियम मतलब कोई स्पेसिफिक पर्सन या सेलिब्रिटी, स्पेसिफिक पर्सन या सेलिब्रिटी अगर आपके एनपीओ में आते हैं, भाषण देते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर को बुला लिया स्पोर्ट्स क्लब में, तो वो एक उसके अरेंजमेंट में उनको कुछ पैसा हम देते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑनोरेरियम। एक्चुअली ऑनर देने के लिए है वो इंसान को, इसलिए उसको ये वर्ड आया है ऑनोरेरियम। तो ये कुछ रेवेन्यू पेमेंट होती है जो एनपीओ करती है। यस, तो अब हम आगे बढ़ेंगे फंड बेस्ड बैलेंस शीट। तो हम एक पेज ले लेते हैं। यस, अब आप यहाँ पे टाइटल दो फंड बेस्ड बैलेंस शीट। फंड बेस्ड बैलेंस शीट क्या होती है? फिर बैलेंस शीट तो वैसी ही होती है जैसी आपने 11th में बनाई थी, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है जो मैं आपको सिखाऊंगा। तो पहले एक छोटा सा हम इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। कुछ ऐसी दिखती है बैलेंस शीट। यस, ये बैलेंस शीट है। अब बैलेंस शीट में क्या है कि हम जो भी चीज़ें 11th स्टैंडर्ड में बैलेंस शीट में लिखते थे वैसी ही चीज़ें लिखनी है, लेकिन कुछ चेंज आएगा। तो यहाँ पे हम पहले फॉर्मेट बना देते हैं। दोनों तरफ आर ऐसे लिख देते हैं। यस, पहले तो एक चीज़ होती है कि फंड बेस्ड। फंड बेस्ड का मतलब ये होता है एक्चुअल में स्पेसिफिक। क्या होता है? स्पेसिफिक। अब फंड बेस्ड बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी एनपीओ होता है तो उसकी जो बैलेंस शीट होती है वो स्पेसिफिक ओरिएंटेशन या स्पेसिफिक एंगल से देखी जाती है। तो पहले मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूँ। एक पेज और ले लेते हैं। सपोज करो कि आपको एक मोबाइल लाना है। ये आउट ऑफ द केस है, बराबर, सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए। फिर आपको क्लोथ्स लाने बहुत अच्छे वाले। फिर आपको बाइक लानी है या एक्टिवा लाना है, 2 व्हीलर बोल सकते हैं। फिर आपको घूमने जाना है। तो आपने अपने एक स्पेसिफिक बकेट बना ली है ऐसे कि भी मेरे को ये चीज़ें करनी है, और ये चीज़ों के लिए आप क्या करोगे? जैसे आपने मोबाइल के लिए पैसा इकट्ठा किया तो इसमें ऐड करोगे आप। अब जब आप मोबाइल खरीदोगे तो इसमें से आप लेस करोगे, मतलब इसमें से पैसा जा रहा है। तो स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि बाइक के लिए आपको किसी ने पैसा दिया, आपके पेरेंट्स ने पैसे दिए कि ये बाइक के लिए इकट्ठा करो, चलो पैसा। और जब बाइक लाते हो तब इसमें से आप पैसा उठाओगे, तो ये पैसा इसमें से आप निकालोगे। बाइक का पैसा क्लोथ्स में से थोड़ी निकालोगे, वो स्पेसिफिक हो जाता है। और स्पेसिफिक जब भी हो जाता है तो वो एक किस्म की लायबिलिटी हो जाती है। ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल है समझाने के लिए। इसी तरह एनपीओ भी बकेट बनाता है, और उनका एक मेन बकेट होता है जिसको बोलते हैं हम कैपिटल, या तो फिर हम बोल सकते हैं जनरल।
अब यहाँ पे सारे पैसे इकट्ठा करने हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि पेविलियन फंड, इसके सारे पैसे इसमें ऐड हो जाएंगे और निकालने होंगे तो इसमें से लेस हो जाएंगे। वेरी सिंपल, कुछ ज़्यादा नहीं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो इसमें अगर पैसे आएंगे, किसी ने डोनेट किया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इसमें ऐड कर देंगे और वही बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी खर्चा होगा, आपने पेमेंट किया होगा, वो यहाँ से आप निकाल लोगे। तो एक वेरी सिंपल है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको सम करते वक्त ध्यान रखनी है, वो हम आगे सीखेंगे।